स्काई एक अजीब से पीले शेड में बदल जाता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जिसे सिर्फ दूर से आती हुई धीमी गरजने वाली आवाज तोड़ती है। हवा जो कभी एक जेंटल फुसफुसाहट थी, अब एक घायल जानवर की तरह चिल्लाने लगती है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये नेचर का गुस्सा है। एक ऐसी ताकत जो इतनी बड़ी है कि ह्यूमन कंप्रीहेंशन से परे है। ये प्लेनेट के ग्रैंड थिएटर में हमारी अपनी फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। हम कंक्रीट और स्टील के शहर बनाते हैं, ये मानते हुए कि हमने अपने आसपास की दुनिया को वश में कर लिया है। फिर भी एक सिंगल पावरफुल सांस के साथ एक तूफान सब कुछ बहा ले सकता है। पीछे छोड़ जाता है बर्बादी का लैंडस्केप और डर और विस्मय का एक गहरा सेंस। हवा भारी हो जाती है, मॉइस्चर और एक अनकहे खतरे से भरी हुई। एक ऐसी ताकत की कल्पना करें जो पुराने पेड़ों को ऐसे उखाड़ सकती है जैसे वे सिर्फ छोटे पौधे हों। एक ऐसी ताकत जो कारों और बसों को बच्चों के खिलौनों की तरह फेंक सकती है। एक ऐसी बाढ़ जो व्यस्त शहर की सड़कों को मिनटों में उग्र नदियों में बदल सकती है। यह एक सुपरस्टॉर्म की रियलिटी है। यह किसी डिजास्टर मूवी से कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। यह दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक जिया हुआ डरावना एक्सपीरियंस है। हवा का शोर विनाश की एक बहरा कर देने वाली सिम्फनी बन जाता है, एक ऐसी आवाज जो उसे झेलने वालों की यादों में बस जाती है। ये एक प्रिमल डर है, वैसा ही जैसा हमारे पूर्वजों ने महसूस किया होगा। तो ऐसा मॉन्स्टर कहां से आता है? ये कैसे पैदा होता है? ये प्रोसेस एटमॉस्फेरिक साइंस का एक शानदार फिर भी डरावना प्रदर्शन है। ये सब अनजाने में समुद्र के वार्म ट्रॉपिकल पानी के ऊपर शुरू होता है। सूरज, हमारा जीवनदाता, समुद्र पर चमकता है, सतह के पानी को कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। यह गर्मी तूफान का ईंधन है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वह इवेपोरेट होता है, जिससे बड़ी मात्रा में नम गर्म हवा बनती है जो ऊपर उठने लगती है। यह ऊपर उठती हुई हवा अपने नीचे कम दबाव का क्षेत्र बनाती है, एक वैक्यूम जिसे प्रकृति बेताब होकर भरना चाहती है। जैसे ही यह गर्म नम हवा ऊपर चढ़ती है, यह ठंडी होती है और कंडेंस होती है, जिससे विशाल गर्जना वाले बादल बनते हैं। यह प्रोसेस भारी मात्रा में एनर्जी छोड़ता है, जिसे लेटेंट हीट के रूप में जाना जाता है, जो आसपास की हवा को और गर्म करती है, जिससे वह और भी तेजी से ऊपर उठती है। यह एक सतत आत्मनिर्भर साइकिल बनाता है, जो गर्मी और नमी का एक शक्तिशाली इंजन है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण यह आने वाली हवा सीधी रेखा में नहीं बहती है, यह सर्पिल होने लगती है, जिससे आइकॉनिक साइक्लोनिक स्पिन बनती है। इंजन शुरू हो गया है और यह हर मिनट मजबूत होता जा रहा है। बादलों और हवा की यह घूमती हुई प्रणाली गर्म समुद्र के पानी पर फीड करती रहती है, ताकत और मोमेंटम इकट्ठा करती है। हिस्ट्री इन मॉन्स्ट्रस तूफानों के नामों से भरी पड़ी है, ऐसे नाम जो अब त्रासदी और नुकसान के पर्यायवाची हैं। 2005 में हरिकेन कैटरीना पर विचार करें। यह सिर्फ एक तूफान नहीं था, यह एक आपदा थी जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में गहरी सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल कमजोरियों को उजागर किया। जब इसने न्यू ऑर्लियंस शहर पर हमला किया, इसके शक्तिशाली स्टॉर्म सर्ज ने शहर के लेवी सिस्टम को अभिभूत कर दिया। तस्वीरें अपोकैलिप्टिक थीं, लोग छतों पर फंसे हुए थे। अपने ही बैकयार्ड में भारत में 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन एक भयावह स्मृति बना हुआ है। यह उत्तरी हिंद महासागर के सबसे तीव्र साइक्लोन्स में से एक था। अकल्पनीय विनाश छूट गया। स्टॉर्म सर्ज, कई मीटर ऊंची पानी की दीवार घुस आई, घर बहा दिए गए। फिर 2013 में टाइफून हयान आया, फिलीपींस में योलांडा। टैक्लोबन शहर लगभग समतल हो गया था। स्टॉर्म सर्ज ने तटीय समुदायों को निगल लिया। ये तूफान पीढ़ियों तक घाव छोड़ते हैं। तात्कालिक प्रभाव, नष्ट हुए घर, बाढ़ग्रस्त खेत, खंडित बुनियादी ढांचा। दीर्घकालिक प्रभाव भी गहरे हैं और हमें पूछना होगा, हम कैसे रहते हैं और कैसे बनाते हैं। जबकि इन तूफानों की ताकत डरावनी है, हम पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। ह्यूमन इंजेन्युइटी और कम्युनिटी स्पिरिट ने बार बार दिखाया है कि हम नेचर के गुस्से के सामने डटे रह सकते हैं। हमारे शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण हथियार नॉलेज और प्रिपरेशन है। एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स की वजह से सटीक वेदर फोरकास्टिंग अब हमें एक महत्वपूर्ण हेड स्टार्ट देती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जब प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट किए जाते हैं तो समुदायों को तैयारी के लिए कीमती घंटे या यहां तक कि दिन भी दे सकते हैं। इसका मतलब है घरों को सुरक्षित करना, भोजन और पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करना और इवैक्यूएट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षात्मक समुद्री दीवारें और मैंग्रोव बैरियर बनाना शामिल है जो स्टॉर्म सर्ज के प्रभाव को अवशोषित कर सकते हैं। स्वस्थ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव वन और कोरल रीफ
प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। 1999 के चक्रवात के बाद ओडिशा का उदाहरण प्रेरणादायक है। राज्य ने चक्रवात आश्रयों के निर्माण और एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल स्थापित किया। जब चक्रवात फानी आया तो मृत्यु दर नाटकीय रूप से कम थी, यह साबित करते हुए कि तैयारी में निवेश जीवन बचाता है। यह त्रासदी से सीखने का एक प्रमाण है। इन प्राकृतिक आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापना तूफान के नुकसान को कम करने के लिए सबसे प्रभावी दीर्घकालिक रणनीतियों में से एक है। यह एक सहजीवी संबंध है। प्रकृति की रक्षा करके हम अपनी रक्षा करते हैं। अंततः हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मानवता में निहित है। हर आपदा के बाद मलबे और निराशा के बीच हम अविश्वसनीय साहस और एकजुटता की कहानियां देखते हैं। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करते हैं, अजनबी आश्रय प्रदान करते हैं और समुदाय फिर से बनाने के लिए एक साथ आते हैं। हम आने वाले तूफानों का अकेले डर के साथ नहीं, बल्कि इस शांत आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं कि हम सहेंगे, फिर से बनाएंगे और मजबूत होकर उभरेंगे। हवा गरजेगी, लेकिन हम डटे रहेंगे।